नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में एसी व डीसी वेल्डिंग में अंतर, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्चेज व फिलर रॉड्स व उसके सिलेक्शन पैरामीटर्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। एसी व डीसी वेल्डिंग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वेल्डिंग। तो यहाँ पे हम एसी और डीसी वेल्डिंग में क्या क्या अंतर है वो जानेंगे इस स्लाइड में। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसी वेल्डिंग, तो एसी वेल्डिंग के लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। जो हम एसी वेल्डिंग यानी अल्टरनेटिव करंट से वेल्डिंग करते हैं, उसमें हम वेल्डिंग मशीन के रूप में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, जो हाई वोल्टेज होता है, आपका जो वोल्टेज आ रहा है उसको ये ड्रॉप करता है, कम करता है और करंट को बढ़ाता है। तो वेल्डिंग में हमको हीट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमको करंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि जो फार्मूला होता है H=I²RT। तो I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमको हीट ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि हम वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर हम डीसी वेल्डिंग की बात करें, तो डीसी वेल्डिंग में डीसी जनरेटर व रेक्टिफायर सेट प्रयोग किए जाते हैं। डीसी वेल्डिंग में वेल्डिंग मशीन के रूप में आपके डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर सेट, ये दो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। इनको हम डायरेक्ट करंट वेल्डिंग बोलते हैं। जहाँ पे एसी पावर अवेलेबल नहीं है, मेन सप्लाई अवेलेबल नहीं, वहाँ पे हम डीसी वेल्डिंग कर सकते हैं डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर सेट के माध्यम से। इसके बाद एसी वेल्डिंग में अगर हम बात करें, तो इसकी आरंभिक लागत, एसी वेल्डिंग की आरंभिक लागत प्रचालन लागत यानी ऑपरेशनल कास्ट व मेंटेनेंस लागत कम होती है। जो एसी वेल्डिंग है, इसकी जो मशीन होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर हमको ख़रीदना हो तो उसकी जो प्राइमरी कास्ट होती है यानी आरंभिक लागत होती है, वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों ही तीनों बहुत कम होती हैं। वहीं अगर हम बात करें डीसी वेल्डिंग की, तो इसकी आरंभिक लागत, प्रचालन लागत व मेंटेनेंस लागत अधिक होती है। जो डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, जैसे डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर सेट, ये महंगे भी होते हैं, जिससे इनकी प्राइमरी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है एसी वेल्डिंग की अपेक्षा, व इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी एसी वेल्डिंग की अपेक्षा अधिक होता है। एसी वेल्डिंग से हम पतली चादरों, कास्ट आयरन व अलौह धातुओं में कुछ स्थितियों में वेल्डिंग करना कठिन होता है। अगर आप एसी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई पतली सीट या कास्ट आयरन या नॉन फेरस मेटल यानी जिस धातु में लोहे की मात्रा नहीं है, उनको आप कुछ स्थितियों में वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे या आपको करने में बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम डीसी वेल्डिंग की बात करें, तो ध्रुवता यानी पोलैरिटी के कारण पतली चादरों व कास्ट आयरन की वेल्डिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक टर्म है ध्रुवता या पोलैरिटी। तो जो डीसी वेल्डिंग होती है, उसमें हमारे जो दो ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक ध्रुव या जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक ध्रुव, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो डीसी वेल्डिंग के केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर आपको हीट 66% मिलती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर आपको हीट अप्रॉक्स 34% मिलती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप पतली सीट की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आप उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, तो उस सीट के पिघल जाने का या मेल्ट आउट हो जाने का पूरा डर नहीं रहेगा। अगर आप मोटी चादर की वेल्डिंग कर रहे हैं, मोटी सीट्स की वेल्डिंग कर रहे हैं, मोटी प्लेट्स की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वेल्डिंग और पेनिट्रेशन अच्छा प्राप्त हो जाएगा। तो पोलैरिटी के कारण क्या होता है, पतली चादर व कास्ट आयरन की वेल्डिंग इसमें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें पोलैरिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी या जिसको हम बोलते हैं साधारण ध्रुवता, और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी, जिसको हम बोलते हैं विपरीत ध्रुवता। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं होता है। ये एसी वेल्डिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसमें क्या होता है, आपका आर्क ब्लो नहीं होता है। आर्क जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो आर्क कभी इधर उधर नहीं भागती है, जिससे कि आपकी वेल्डिंग बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर हम देखें डीसी वेल्डिंग, तो डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या रहती है, क्योंकि इसमें एक धन ध्रुव है, एक ऋण ध्रुव है, तो आर्क हमेशा एक पोल की तरफ भागती है, जिसको हमको एडजस्ट करने के लिए फिर
बहुत सारे युक्तियां करनी पड़ती हैं। एसी वेल्डिंग में आपका आर्क ब्लो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपकी करंट होता है, एसी करंट होता है, ये आपका मैक्सिमम टू मिनिमम जीरो होता हुआ एक साइन वेव की तरह चलता रहता है, जिससे कि आर्क बैलेंस रहती है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जिसको हम टिग वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की, जैसा आपको नाम से दिख रहा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यानी गैस, इसमें कोई सील्डिंग गैस यूज होगी। टंगस्टन मीन्स इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो टंगस्टन का होगा, और आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ये, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से हम आर्क बनाकर हम किसी मटेरियल को पिघला कर वेल्ड करेंगे। तो आइए इस प्रक्रम के बारे में अगर देखें, इस प्रक्रम को टंगस्टन इनर्ट गैस या टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो प्रक्रम है, इसमें ना पिघलने वाला, इसमें जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि वेल्डिंग करने के साथ साथ पिघलता नहीं है। अगर हम नॉर्मल आर्क वेल्डिंग में देखें, जो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो वेल्डिंग करने के साथ साथ उसकी खपत होती रहती है, यानी वो पिघल कर कंज्यूम होता रहता है, और उसका जो अंदर का कोर होता है वो फिलर मटेरियल का काम करता है। ऊपर जो उसके फ्लक्स लगे होते हैं वो सील्डिंग का काम करते हैं, उसके ऊपर एक परिरक्षा तंत्र बना लेते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेरिक चीज़ों से, उसकी एटमॉस्फेरिक जो कंटेमिनेशंस हैं जैसे ऑक्सीजन और सब चीज़ों से उसकी सुरक्षा हो। लेकिन इस केस में हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पिघलता नहीं है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा जॉब के मध्य धातुओं को गर्म करते हुए उन्हें पिघलाने का प्रक्रम है। जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके और जॉब के मध्य हम क्या करते हैं, आर्क बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो धातु होती है, मेटल होती है, वो पिघलती है, और संगलन के लिए आवश्यक ताप बेस मेटल व टंगस्टन इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो पिघलाने के लिए तापमान होता है वो बेस मेटल और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के मध्य जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क बनती है उसके थ्रू, उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड किया जाने वाला क्षेत्र आर्गन या हीलियम जैसी अक्रिय गैसों द्वारा वातावरण से परिरक्षित यानी सील्डेड रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो तो टंगस्टन का है, पिघल नहीं रहा है, साथ में कई बार होता है कि हम फिलर रॉड का यूज करते हैं, या अगर बहुत पतली सीट है तो बिना फिलर रॉड का यूज किए वेल्डिंग कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो सील्डिंग है वेल्डिंग की वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सील्डिंग के लिए इसमें हमारे पास फ्लक्स तो है नहीं इलेक्ट्रोड के ऊपर, या हमारे फिलर रॉड पे फ्लक्स का लेप नहीं लगा हुआ है, फ्लक्स का एक कोटिंग नहीं चढ़ा हुआ है। उस केस में हम सील्डिंग के लिए यहाँ पर आर्गन या हीलियम जैसी अक्रिय गैस यूज करते हैं। अक्रिय गैसें वह गैसें होती हैं जो किसी और गैस से किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, जिससे कि हमारी वेल्डिंग में या वेल्ड मेटल में किसी भी तरह का रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आर्गन या हीलियम जैसी अक्रिय गैस, कभी कभी हम आर्गन या इस आर्गन और हीलियम दोनों का मिश्रण जो है वो एज अ शील्डिंग गैस गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इससे लगभग सभी प्रकार की धातुओं को आसानी से व सफलतापूर्वक वेल्ड किया जा सकता है। यह वेल्डिंग विशेषता एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील व अन्य अलौह धातुओं की वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। तो जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, इससे हम लगभग सभी प्रकार की धातुओं को बहुत ही आसानी से और सफलतापूर्वक वेल्ड कर सकते हैं, सभी पोजीशन में लगभग वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये वेल्डिंग जो हमारी विशेषता एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील व अन्य नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातुओं की वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। इस वेल्डिंग से हम विशेष करके एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील व जो अलौह धातुएं हैं उनकी वेल्डिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ये आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका है बेस मेटल, इसको हम बोल रहे हैं क्या, बेस मेटल, जिसकी हमें वेल्डिंग करनी है। ये दो प्लेट्स हैं आपकी। नीचे यहाँ पे देखिए एक कॉपर शू दिया हुआ है, ये आपका कॉपर शू ऑप्शनल है, आप इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है
वेल्डिंग टॉर्च, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारी वेल्डिंग टॉर्च, या यहाँ पे देखिए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हेड। ये है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, ये है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये आपका है कॉन्टैक्ट ट्यूब जिसमें ये होल्ड किया हुआ है आपका। और यहाँ पे आप देखिएगा दो है, एक पावर का केबल गया हुआ है, दूसरा आपका एक सील्डिंग गैस की लाइन गई हुई है टॉर्च में। यही सील्डिंग गैस आपका जो आर्क यहाँ बनेगी, आर्क के चारों तरफ यहाँ आप देख सकते हैं ये फैली हुई है, जिससे कि जो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन है, जैसे एटमॉस्फेरिक अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है ऑक्सीजन वेल्डिंग के लिए, तो वो एटमॉस्फेयर से इसमें इंट्रैप्ट ना हो, इंटर ना कर सके, जिससे कि हमारी वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी रहे। यहाँ पे आप देखिए फिलर रॉड का यूज किया गया है। अगर आप पतली सीट की वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप फिलर रॉड का यूज नहीं भी कर सकते हैं। ये फिलर रॉड इस टंगस्टन आर्क, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, इसके और वर्क पीस के मध्य बनी आर्क के बीच में हम अपने दूसरे हाथ से चलाएंगे, जिससे कि ये भी इसके साथ पिघल कर एक अच्छी वेल्डिंग बीड बनाएगा। कई बार क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ मेल्टिंग लॉस हो जाता है, उस मेल्टिंग लॉस को रिकवर करने के लिए हमको फिलर रॉड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन ऑफ वेल्ड क्या है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेल्ड है। इधर आप ये टॉर्च लेकर चल रहे हैं, साथ ही आप दूसरे हाथ से इलेक्ट्रोड को भी इसी डायरेक्शन में लेकर टॉर्च के साथ साथ चलेंगे। इस तरह से आपकी वेल्डिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पे हम देखते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग उपकरण। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये चित्र में और ये नंबर वाइज हम लोग देखते चलेंगे। सीरियल नंबर से यहाँ पे एक एक इक्विपमेंट दिया हुआ है, जो कि हम फिगर में भी आइडेंटिफाई करेंगे और किसका क्या कार्य है वो भी साथ में जानेंगे। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा है AC/DC आर्क वेल्डिंग, AC/DC आर्क वेल्डिंग मशीन। तो ये है आपका पावर सप्लाई या AC/DC आर्क वेल्डिंग मशीन। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में आप AC और DC इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट पे भी ये काम करेगी और आप डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका है पावर सप्लाई। यहाँ से फिर आप देखेंगे दूसरा है आपका सील्डिंग गैस सिलेंडर। सील्डिंग गैस सिलेंडर, सील्डिंग गैस सिलेंडर में आप देखिए ये है आपका सील्डिंग गैस सिलेंडर, जिसमें हमारी इनर्ट गैस की सप्लाई होगी। वेल्डिंग की सुरक्षा के लिए हम यहाँ से इनर्ट गैस की सप्लाई देंगे। तीसरा आपका सील्डिंग गैस रेगुलेटर। सील्डिंग गैस रेगुलेटर आप ध्यान दीजिएगा, जो इनर्ट गैस सिलेंडर है इसके ऊपर आपका सील्डिंग गैस का रेगुलेटर लगा होगा, जो सील्डिंग गैस के प्रेशर को रेगुलेट करेगा। चौथा है आपका सील्डिंग गैस होज तथा फिटिंग। सील्डिंग गैस, ये आपका होज जो कि यहाँ आपका आया, फिर यहाँ से आपको ये सीधा टॉर्च में मिल रहा है। एक गैस की लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ये टॉर्च में गैस लाइन आके जुड़ी हुई है। फिफ्थ है आपका गैस फ्लो मीटर। गैस फ्लो मीटर एक लगा होगा जो कि गैस के फ्लो को कंट्रोल करेगा, कितना गैस का फ्लो हमारा वेल्डिंग टॉर्च में जाना चाहिए। सिक्स्थ है आपका वेल्डिंग टॉर्च। ये है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च। सेवंथ है आपका वेल्डिंग रॉड या फिलर रॉड। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका फिलर मटेरियल या फिलर रॉड है, जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च के साथ वेल्डिंग करते हुए आगे की तरफ चलेगा। एट्थ है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, टॉर्च के बीच में आपने इसके कॉलेट चक में ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपने पकड़ा हुआ है। अलग अलग बेस मेटल के साइज के लिए अलग अलग साइज का ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड आता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नाइन्थ है आपका आर्क टाइम कंट्रोलर। आर्क टाइम कंट्रोलर आपका इसमें लगा रहता है पावर सप्लाई यूनिट में, जो कि आर्क के टाइम को कंट्रोल करता है। टेंथ है आपका हैवी वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए होज के साथ कूलिंग सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कूलिंग वाटर सप्लाई यहाँ से आपकी हो रही है। ये ऑप्शनल रहता है, जब कभी आप हैवी वेल्डिंग करते हैं, मोटे कार्यखंड या मोटे वर्क पीस की वेल्डिंग करते हैं, तो आपको वाटर सप्लाई के लिए कूलिंग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम, या जब लाइट वेल्डिंग रहती है तो उसमें हमारा टॉर्च एयर कूल्ड ही रहता है। ये देने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हैवी वेल्डिंग हम कर रहे हैं
हमारी वेल्डिंग टॉर्च ज़्यादा हीट होगी तो वेल्डर को भी परेशानी होगी और हमारा जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और वेल्डिंग टॉर्च है इसकी लाइफ भी कम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम देते हैं जिससे कि हमारी टॉर्च कूल होती रहे और टॉर्च की लाइफ भी बनी रहे और जो वेल्डर का है उसके हाथ तक भी हीट ना पहुंचे, जिससे कि वो आसानी से लंबे समय तक वेल्डिंग कर सके। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च के बारे में सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च दो तरह की होती है, एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक और दूसरी मैनुअल यानी मैनुअली ऑपरेटेड, जो मैनुअली चलेगी। साथ ही ये एयर व वाटर कूल्ड होती है। एयर और वाटर कूल्ड ये दोनों तरह की होती है। अगर आप लाइट ड्यूटी टॉर्च लेंगे तो वो एयर कूल्ड होगी और हैवी ड्यूटी टॉर्च लेंगे तो वो वाटर कूल्ड होगी। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट ड्यूटी टॉर्च एयर कूल्ड व हैवी ड्यूटी टॉर्च वाटर कूल्ड होती है। लाइट ड्यूटी से क्या मतलब है? लाइट ड्यूटी का मतलब अगर आप पतली सीट्स की वेल्डिंग कर रहे हैं, पतले कारखंड की वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लाइट ड्यूटी वेल्डिंग टॉर्च यूज करेंगे जो कि एयर कूल्ड होगी। अगर आप हैवी वेल्डिंग कर रहे हैं, हैवी वेल्डिंग से मतलब है आपका कि अगर आप मोटे कारखंडों की वेल्डिंग कर रहे हैं, थिक प्लेट्स की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप हैवी ड्यूटी टॉर्च यूज करेंगे जो कि वाटर कूल्ड होगी। दूसरा अगर हम बात करें, टॉर्च की बॉडी में टॉप लोडिंग कंप्रेशन टाइप का एडजस्टेबल कॉलेट होता है जो विभिन्न व्यास के इलेक्ट्रोड को पकड़ कर रखता है। अभी इसमें क्या है, हमको डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के मटेरियल्स की वेल्डिंग करनी है, अलग अलग साइज के कार्यखंड यानी वर्क पीस की वेल्डिंग करनी है। उस केस में हमको क्या करना होता है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इसका साइज भी उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को अगर हमको चेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास ऐसा कोई एक डिवाइस होना चाहिए जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को क्लैंप करके रखे और जब हम चाहें तो उसको हम फिर से उसमें से रिलीज़ करके दूसरा उसमें क्लैंप कर सकें। तो उसके लिए टॉर्च की बॉडी में टॉप लोडिंग कंप्रेशन टाइप का एडजस्टेबल कॉलेट होता है जो अलग अलग डायमीटर के इलेक्ट्रोड को पकड़ कर रखता है। यहाँ टॉर्च में अगर आप देखें तो ये आपका ये आपका कंप्लीट वेल्डिंग टॉर्च है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है आपका कॉलेट बॉडी, आपको देखिए कॉलेट बॉडी दिख रहा है जो ब्लू कलर से दिख रहा है और कॉलेट है आपका जो कि यहाँ ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। इसके बीच में आपका देखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्लैंप किया हुआ है यानी टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हमने पकड़ा हुआ है। ये कंप्रेशन टॉप लोडिंग कंप्रेशन टाइप का होता है। इसमें हम जब चाहें तो इसको रिलीज़ करके यहाँ पे हम इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को ऐसे इस साइड बाहर निकाल सकते हैं और वापस इसमें दूसरे साइज का टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम क्लैंप कर सकते हैं। ये आपकी सिरेमिक कैप है। यहाँ पे आप देखिएगा हीट सील्ड लगी हुई है जिससे कि यहाँ की जो हीट है वो हमारा टॉर्च या उसके हैंडल पे, टॉर्च की बॉडी पे ट्रांसफ़र ना हो और जो वेल्डिंग ऑपरेटर है जो वेल्डिंग कर रहा है उसको इससे कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है टॉर्च का बैक कैप, ये है आपका टॉर्च का बैक कैप। तो इससे आप गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो टॉर्च है उसकी संरचना कैसे होती है ये आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये है आपका कॉलेट बॉडी, ये आपका कॉलेट जो कि किस टाइप का है, टॉप लोडिंग कंप्रेशन टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप लोडिंग कंप्रेशन टाइप का एडजस्टेबल कॉलेट। एडजस्टेबल मीन्स वो अलग अलग साइज के इलेक्ट्रोड्स को पकड़ कर रख सकता है। इसके बाद ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमने इसमें पकड़ा हुआ है। जब भी इसको निकालना होगा तो हम कॉलेट को जब कॉलेट से निकालना होगा तो ये आगे की साइड में निकलेगा और फिर इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रोड पकड़ सकते हैं। इस तरह से ये आपका वेल्डिंग टॉर्च का पूरी संरचना है और इसकी कार्य पद्धति है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग फिलर रॉड्स एंड पैरामीटर्स। यहाँ पर हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो फिलर रॉड यूज होता है उसके बारे में और उसके क्या क्या सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में धातु के पिघलने के कारण कुछ मेल्टिंग लॉस हो जाता है जिसके कारण सिरों पर धातु कम हो जाती है।
इस कमी को पूरा करने के लिए फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ मेल्टिंग लॉस हो जाता है। जब हमारी धातु पिघलती है तो कुछ ना कुछ मेल्टिंग लॉस हो जाता है, जिससे जो सिरे होते हैं, एज होते हैं, यानी किनारे जो होते हैं, एंड होता है, उस पर हमारी क्या होती है, धातु थोड़ा कम हो जाती है। इसी कमी को हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। अभी जब हम फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमको ध्यान क्या रखना होगा कि जो फिलर रॉड हो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर हो, यानी उसका जो गलनांक हो, वो जोड़ी जाने वाली धातु से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कम होगा तभी वो पूरी तरह से पिघलकर धातु के साथ मिलेगा, अन्यथा धातु पिघल जाएगी। लेकिन फिलर रॉड का अगर गलनांक ज़्यादा होगा तो वो वेल्डिंग के साथ पिघलेगा नहीं, धातु पहले पिघल जाएगी और हमारी वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अगर हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इसमें जब भी हम मोटे वर्क पीस, ध्यान दीजिए, फिलर रॉड का प्रयोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में मोटे वर्क पीस जिनके किनारे तैयार किए गए हों की वेल्डिंग में होता है। यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के केस में जो थिक वर्क पीस हैं, ज़्यादा थिक वर्क पीस हैं और उनके किनारे जो एज हैं वो तैयार किए गए हों, उसी में हम फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बिना किनारे की तैयारी की वेल्डिंग कर रहे हैं, जिसको हम आमने सामने प्लेट्स को रख के ऐसे ही जोड़ रहे हैं, हमने किसी टाइप का किनारे की तैयारी नहीं की है, तो हम वहाँ पे फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करते, उसकी वेल्डिंग हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जो पतली सीट्स हैं उनमें हम फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करते, उनको हम डायरेक्ट टॉर्च की सहायता से ही, टंगस्टन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही आर्क बनाकर वेल्ड कर लेते हैं। किनारे की अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा थिक प्लेट्स होती हैं उनमें हम किनारे जैसे बट जॉइंट में अगर हम बात करें तो सिंगल वी, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, बेवल टाइप के किनारे, ये सारे किनारे की तैयारियां होती हैं जो हम वेल्डिंग के कार्यखंड में करते हैं अगर वो मोटे वर्क पीस हैं तो। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं फिलर रॉड के चयन में क्या क्या मापदंड यानी क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप नंबर वाइज देखेंगे हम लोग। नंबर 1 है फिलर रॉड का चयन वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार किया जाता है। यानी जो आपका फिलर रॉड होगा उसका जो आप सिलेक्शन करेंगे, आपकी जो वेल्डिंग की जाने वाली धातु है उसकी क्या मोटाई है, उसके अनुसार हम फिलर रॉड का चयन करते हैं। यानी अगर आप टिग वेल्डिंग यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो धातु की मोटाई के अनुसार ही आप टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो कि नॉन कंज्यूमेबल होगा उसका व्यास यानी उसका डायमीटर ज्ञात करेंगे कितना हमको लगाना है। साथ ही आप फिलर रॉड को भी धातु की मोटाई के अनुसार ही सेलेक्ट करेंगे कि कितने डायमीटर का आप फिलर रॉड यूज करेंगे। दूसरा है आपका फिलर रॉड का केमिकल कंपोजिशन व वेल्ड की जाने वाली धातु का कंपोजिशन समान होना चाहिए। जो फिलर रॉड का केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक उसका कंपोजिशन यानी संगठन है, वही आपका जो वेल्ड की जाने वाली धातु का कंपोजिशन होगा उसके समान होना चाहिए। यानी अगर वेल्ड की जाने वाली धातु आपकी स्टेनलेस स्टील की है तो फिलर रॉड भी स्टेनलेस स्टील का होगा। धातु वेल्ड की जाने वाली धातु अगर आपकी माइल्ड स्टील की है तो फिलर रॉड भी आपका माइल्ड स्टील का होगा। तीसरा है फिलर रॉड चिकना, चमकदार व जंग रहित होना चाहिए। जो हमारा फिलर रॉड है, जब हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं फिलर रॉड को हम लेंगे तो हमारा चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए व उस पर जंग नहीं लगा होना चाहिए। क्योंकि अगर उस पर जंग या कुछ और मटेरियल, चिकना मटेरियल, कुछ भी मटेरियल जैसे तेल या ग्रीस कुछ भी अगर लगा होगा तो हमारी वेल्डिंग में दोष उत्पन्न करेगा, जो कि किसी भी वेल्डर के लिए या किसी भी वेल्डिंग के लिए डिजायरेबल नहीं होता है। हम ये चाहते हैं वेल्डिंग करने के बाद कि हमारा जो वेल्डिंग हो वो एक उत्तम क्वालिटी का वेल्डिंग हो। तो ये सारी चीज़ें हमको फिलर रॉड में ध्यान रखनी होंगी। फोर्थ है आपका फिलर रॉड का मेटल ऐसा होना चाहिए कि मूल धातु के साथ मिलने पर वेल्ड मेटल की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम क्रैक्स व जंग रोधी योग्यता होनी चाहिए। मतलब फिलर रॉड हमको ऐसे मेटल का यूज करना चाहिए जब वो मूल धातु के साथ मिले तो जो वेल्ड मेटल की स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, उसमें क्रैक्स को रोके और जंग रोधी यानी कि उस पर जंग लगने की अगर कोई बात है तो उसको भी अवरुद्ध करे, ऐसी योग्यता हमारे फिलर रॉड में होनी चाहिए। तो यानी फिलर रॉड का आप जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये चारों बिंदु आपको ध्यान में रखने चाहिए कि पहला तो उसका धातु की मोटाई के अनुसार चयन किया गया हो, दूसरा उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो धातु के कंपोजिशन के समान हो, और तीसरा वो फिलर रॉड चिकना, चमकदार व जंग रहित हो,
और चौथा आपका है फिलर रॉड ऐसे मेटल का हो जो कि धातु के साथ मिलने पे उसकी मैकेनिकल क्वालिटी, यूँ हम कह सकते हैं उसका जो मैकेनिकल क्वालिटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, फ्रीडम फ्रॉम क्रैक्स, ये सारी योग्यताएं वो बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि कम करने वाला। तो आज इस वीडियो में अगर प्रशिक्षण का सारांश बात करें तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने एसी व डीसी वेल्डिंग में अंतर, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च व गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग फिलर रॉड्स एंड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा। एसी व डीसी वेल्डिंग में अगर हम मुख्य अंतर की बात करें तो एसी वेल्डिंग में हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जो कि एसी वोल्टेज पे ही काम करता है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन टाइप का वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये इसका आरंभिक लागत यानी प्रारंभिक लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट व मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इसमें आर्क ब्लो का दोष नहीं होता है। और अगर हम डीसी वेल्डिंग की बात करें तो डीसी वेल्डिंग में हम डीसी वेल्डिंग जनरेटर, रेक्टिफायर सेट एज अ वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं। साथ ही इसमें आर्क ब्लो का दोष पाया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी यानी ध्रुवता होने के कारण हम पतली व मोटी दोनों तरह की शीट्स की वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड और धातु के बीच, जो वेल्ड की जाने वाली धातु के बीच हम आर्क बनाकर इससे वेल्डिंग करते हैं। पतली शीट्स की वेल्डिंग हम बिना फिलर रॉड के करते हैं, व अगर मोटी शीट्स हैं, थिक प्लेट्स हैं, तो उसकी वेल्डिंग हम फिलर रॉड की सहायता से करते हैं। इसमें हम सील्डिंग गैस के रूप में आर्गन व हीलियम या दोनों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, जैसे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस जो कि फेरस मेटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ऑक्सीडाइज कर देती है उनको, उससे एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, जिससे कि ऑक्सीजन वेल्डिंग बीड या वेल्डिंग में नहीं इंटरप्ट कर पाती और हमारी वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी बनती है। तीसरा टॉपिक था आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये दो तरह की होती है, एक लाइट ड्यूटी टॉर्च जो कि एयर कूल्ड होती है, और एक हैवी ड्यूटी टॉर्च जो कि वाटर कूल्ड होती है। हैवी ड्यूटी टॉर्च आपका मोटे प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और लाइट ड्यूटी टॉर्च आपका पतली शीट्स की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एडजस्टेबल टाइप का कॉलेट होता है, कंप्रेशन टाइप का, जिसमें हम अलग अलग साइज के टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और जैसे ही आपका वेल्ड मेटल जो आपको करना है उसका थिकनेस चेंज होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड का डायमीटर भी बदल के दूसरा इलेक्ट्रोड आप यूज करते हैं। फोर्थ टॉपिक था आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग फिलर रॉड्स एंड पैरामीटर्स। इसमें हमने फिलर रॉड और उसके पैरामीटर्स के बारे में जाना था। फिलर रॉड जो कि आपका जो मेल्टिंग लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है मोटी प्लेट्स की वेल्डिंग में, या जिनकी हम किनारों की तैयारी किए रहते हैं उनमें। इसके पैरामीटर्स थे कि जैसी आपकी प्लेट की थिकनेस होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका डायमीटर चूज करेंगे। ये चिकना, चमकदार व जंग रहित होना चाहिए। साथ ही फिलर रॉड का केमिकल कंपोजिशन, जो धातु का कंपोजिशन है वेल्डिंग की जाने वाली, उसके समान होना चाहिए। और ये ऐसा होना चाहिए कि ये धातु की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, क्रैक से सुरक्षा करना और उसका जंगरोधी, ये सारी क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए कि अगर हम वेल्डिंग करें तो ये धातु को ये सारी चीज़ें प्रदान करे। इस वीडियो में जो भी आपने कंटेंट देखा, जो भी आपको बताया गया, उसको हमने इन 3 वेबसाइट्स से कुछ कंटेंट आपके लिए थे, जो था www.weldingproductivity.com, दूसरा था आपका www.wikimedia.com, तीसरा था आपका www.myodesai.com। आज मैंने आपको एसी व डीसी वेल्डिंग में अंतर, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्चेज व फिलर रॉड्स और उसके पैरामीटर्स, सिलेक्शन पैरामीटर्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।